आपके वालिद साहब का ये कहना था क्या उन्होंने कर्ज लिया, सूद लिया, उसके बाद आपके स्कूल की फ़ी पे की, कि ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं हिट करती हैं? बहुत ज़्यादा। 3 और 4 इयर्स हुए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। सो हमारे पापा वहाँ पे रहते थे, हम रेंट पे रहते थे। सो यही होता है ना कि जब इंसान का मुश्किल वक़्त होता है तो कोई साथ नहीं देता है। सो मतलब कभी पता चल जाता है, कभी कोई अगर आता था घर पे कि मतलब यहाँ पे ये है। सो बस मतलब उस वक़्त बाकी कोई पता नहीं। ऐसा भी है कि एक बार पापा थे मेरे साथ। सो मुझे स्कूल जाना था। मैंने कहा मुझे आज 20 रुपीज़ चाहिए। सो मेरे पापा के पास जस्ट 20 रुपीज़ थे उस टाइम पे। एंड मेरे पापा ने मुझे वही निकाल के दिए, कहते ये ले। मैंने कहा मतलब उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पापा क्या करेंगे, पापा कहाँ जाएंगे। बट ये उस वक्त का मसला नहीं है, ये आज तक जो है ना यही टाइम चलता आ रहा है कि अगर मेरे पापा के पास ऐसे ना भी हो ना, पापा मुझे कहते हैं कि इतने बजे मैं तुझे कॉल करूँगा तो यहाँ पे आना, मैं तुझे यहाँ दूँगा। एंड उन्होंने किसी चीज़ की कमी मुझे लाइफ में महसूस नहीं होने दी। सो पूरी लाइफ ही जो है मेरे पापा के साथ। एंड आई एम वेरी इमोशनल। मैं पापा के साथ बहुत ज़्यादा जो है अटैच्ड हूँ। मेरे उर्दू टीचर नियाज़ सर, स्पेशली नियाज़ सर ने मुझे पूरे साल कोई सब्जेक्ट में मार्क्स इतने कट किए हैं। एंड मैं रोती थी, मैं कहती थी सर मैं इतना पढ़ती हूँ, आप कट करते हो मेरे मार्क्स। इवन मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे को ये पढ़ने की वजह से मेरी आइज़ में प्रॉब्लम होगी, मुझे स्पेक्स लगी थी, मेरे को नेक प्रॉब्लम होगी एंड डॉक्टर्स कह रहे हैं सर्वाइकल भी हुआ है। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे हर टाइम कहते थे कि तू बुक्स बंद कर दे, तो थोड़ी देर बंद कर दे, थोड़ा रेस्ट ले ले। एग्ज़ाम ने इस तरीके से किया था और मेरा स्टार्टिंग से एम था 500, बट 500 मुझे लगा कि नहीं आ सकते यार, 495। बट मैं उस वक्त सेटिस्फाई नहीं थी, बिकॉज मुझे लगा कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट ये है नहीं, कितने बच्चों के आए होंगे 492। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया, मेरे टीचर्स ने बताया, और मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो किया है बहुत बेहतर किया है। एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड। वालिद ने कर्ज लिया, कर्ज लेकर स्कूल की फ़ीस दी और बेटी ने 10th क्लास में टॉप किया। जी हाँ, ये कहानी है पुंछ की एक बेटी की, जिसने अपने वालिद का कर्ज जो था वो पूरी तरह से अदा भी कर दिया, क्योंकि उसके वालिद ने बेटी के लिए कर्ज लिया और कर्ज लेकर स्कूल की फ़ीस जो है वो पूरी तरह से भरी, और उसके बाद उस बेटी ने जो है 10th क्लास में टॉप किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया बशीर, जो कि 2-3 दिनों से लगातार तमाम लोगों की नज़रों में आई हुई हैं, जिन्होंने इस टाइम 10th क्लास में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। तो ज़ोया, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। मुझे आपका कहना चाहिए कि आप यहाँ पर आए। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं अगर आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो अपने वालिदैन, अपने मम्मा पापा और अपने टीचर्स की वजह से। तो सबसे बड़ा शुक्रिया जो है उन्हीं को जाता है इसका। ज़ोया, कैसा महसूस हो रहा है 10th में टॉप करके, डिस्ट्रिक्ट की टॉपर हो आप, तो कैसी वो फीलिंग कैसी हैं? एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग से ही जो है 10th में जो है टॉप करना था। मैंने ये माइंड में एम रखा था कि मैंने टॉप करना है। बट मुझे ये लगा नहीं था कि मेरे टॉप करने के बाद जो है इस तरीके का माहौल बनेगा। एंड खुशी जो है वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर रही, बिकॉज़ 2 दिन हो चुके हैं एंड स्टिल जो है अभी तक यहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतने खुश हैं। यहाँ पे जो सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और सबको खुशी है इस चीज़ की। और इससे बड़ी जो बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं और मेरे टीचर्स मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं। सो बहुत ही खुशी की बात है। ज़ोया, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि इजी नहीं होता कभी भी इतने दूर इतने मुकाम पे पहुँचने के लिए, कहीं ना कहीं वहाँ पे सेक्रीफाइस किए होते हैं इंसान ने। तो आपने क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की है और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करके यहाँ पे पहुँचे हो? सेक्रीफाइस तो सबसे बड़ा मुझे मेरे पापा ने ही किया है। मेरे को सेक्रीफाइस करने का उतना मौका मिला नहीं, बिकॉज़ मेरे पापा ने सब सेक्रीफाइस कर दिया। और मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई जो इस टाइम पीरियड में, वो 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम ये कि यहाँ से मेरा स्कूल जो है काफ़ी दूर था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने देखा कि यहाँ से आलापीर जाना बहुत ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स आती थी, चलना भी पड़ता था। एंड एक वो प्रॉब्लम रहती थी। एंड दूसरी जो चीज़ है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, मुझे काफ़ी डिजीज़ वगैरह थी। बट उन सब के बीच में से निकल के मुझे सिखाया गया कि कैसे मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बच्चा कितना सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेके। तो अगर एक इंसान को दिल से ये चीज़ चाहत है कि उसको कुछ करना है, तो फिर कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती है। तो क्या कहीं पे घर वालों की तरफ से ज़्यादा फोर्स वगैरह करते थे पढ़ाई को लेके? बहुत बार होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं स्टडीज़ को लेके, क्या आप पे ऐसा कभी टाइम आया?
कभी नहीं। इवन मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे को ये पढ़ने की वजह से मेरी आइज़ में प्रॉब्लम होगी, मुझे स्पेक्स लगी थी, मेरे को नेक प्रॉब्लम होगी एंड डॉक्टर्स कह रहे हैं सर्वाइकल भी हुआ है। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे हर टाइम कहते थे कि तू बुक्स बंद कर दे, तो थोड़ी देर बंद कर दे, थोड़ा रेस्ट ले ले। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि तुझे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में इंसान फर्स्ट ही आए, हर चीज़ में इंसान टॉप करे। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान हर चीज़ में पार्ट ले, और तू जो है बहुत अच्छा कर रही है अपने लिए। एंड इवन कल जब रिज़ल्ट आया एक परसों, तो मेरे को रिज़ल्ट देख के मैं सेटिस्फाई नहीं थी, मैं रोई भी थी, बिकॉज़ मुझे लगा था कि मेरे 495 प्लस आएंगे। एंड उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तू पागल है, तू रो रही है। उस वक्त में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि तूने कम मार्क्स दिए, तूने ज़्यादा लेने थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा जितने मार्क्स मेरे आए या जितना मैंने अचीव किया, उस पर मेरे पेरेंट्स खुश रहे। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है मुझे कि तूने बहुत अच्छा किया, चाहे फिर मैं हारी हूँ चाहे जीती। मतलब स्टिल आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है 490 प्लस आने चाहिए थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम जिस तरीके से किया था, और मैंने स्टार्टिंग से एम था 500, बट 500 मुझे लगा कि नहीं आ सकते यार, 495। बट मैं उस वक्त सेटिस्फाई नहीं थी, बिकॉज मुझे लगा कोई उतनी बड़ी अचीवमेंट ये है नहीं, कितने बच्चों के आए होंगे 492। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया, मेरे टीचर्स ने बताया, और मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो किया है बहुत बेहतर किया है। एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। तो टीचर्स का क्या रिएक्शन था ये आपका रिजल्ट देख के? जी, टीचर्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड मेरे कोचिंग जो रज़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया। और मुझे मुबारक दी। एंड मैंने उनको कहा कि सर नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने मार्क्स से। और सर ने कहा कि तू पागल हो गई है, तुझे सेटिस्फाई होना चाहिए अपने मार्क्स से, तूने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। देन मेरे सब टीचर्स ने मुझे, जिनको मैंने कुछ को कॉन्टैक्ट किया, कुछ टीचर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, और जितने भी टीचर्स हैं सब इतने खुश थे कि मेरे आधे टीचर्स तो यहाँ स्टाफ जो है केरला गया हुआ है, सो वो तो यही कह रहे थे कि हमें जितना जल्दी हो सके हम पहुँचाना चाहेंगे और तुझसे मिलना चाहेंगे। एंड मेरे टीचर्स जो आज भी मुझसे मिलने आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई, और टीचर्स भी बहुत खुश हैं। तो जैसा कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो इस्लामिया स्कूल से हुई हैं, तो इस्लामिया स्कूल का कितना योगदान है आपकी इन तमाम चीज़ों में? क्योंकि खुद भी मैंने जो स्टडी किया, मेरी स्टडीज़ भी इस्लामिया से हुई, तो मतलब अक्सर वहाँ पे टीचर्स की कुछ ऐसी बातें होती थी जो इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो किस टीचर से आप ज़्यादा इस्लामिया स्कूल में इंस्पायर हुए, जिनकी बातों ने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजिंग करवाई? एक्चुअली मेरा जो आलापीर वाला जो कैंपस है हमारा इस्लामिया स्कूल का, तो वहाँ पे तो हर एक टीचर की बहुत बहुत अलग जो है तरीका है। और मेरे जो इंग्लिश टीचर हैं, सादिक सर हो गए, मेरे उर्दू टीचर न्याज सर, स्पेशली न्याज सर ने मुझे पूरे साल कोई सब्जेक्ट में मार्क्स इतने कट किए हैं। एंड मैं रोती थी, मैं कहती थी सर मैं इतना पढ़ती हूँ, आप कट करते हो मेरे मार्क्स। एंड मुझे ट्यूशन टीचर समझाते थे कि सर जो है तुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि तुझे अगर तेरे को मार्क्स देंगे, तेरे को लगेगा सब आता है तुझे, तो पढ़ेगी नहीं। मेरे सब टीचर्स, मेरे मैथ्स टीचर राशिद सर हुए, साइंस टीचर, जितने भी टीचर्स हैं, हर एक का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और सब ने मुझे गाइड किया। सबको बिलीव था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड हर एक टीचर को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, सबका इक्वल। और स्कूल तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह होती है, अराउंड 6 आवर्स दिन के बिताते हैं। सो इस्लामिया स्कूल ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। आपकी क्लिप देखी थी जिसमें आप रोते हुए नज़र आ रहे थे, आखिरकार क्यों इतने इमोशनल, किन वजहों से हुए? एक्चुअली मेरे पापा जो हैं उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। हम लोग डूंगस पे रहा करते थे। एंड मतलब हम लोग वहाँ पे रेंट पे रहते थे। सो हम तकरीबन, मुझे 3 और 4 ईयर्स हुए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। सो हमारे पापा वहाँ पे रहते थे, हम रेंट पे रहते थे। सो यही होता है ना कि जब इंसान का मुश्किल वक्त होता है तो कोई साथ नहीं देता है। सो वो मसला था। एंड मेरे पापा भी इमोशनल हो गए। सो फर्स्ट टाइम उनको रोते हुए देखा था, सो उस वजह से मैं भी इमोशनल हो गई थी। एंड मैं तो वैसे ही बहुत इमोशनल हूँ, बट पापा को देख के बहुत स्ट्रगल किया पापा ने। एंड इट्स टाइम कि मैं उनको पे ऑफ करूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल डू दैट। ऐसी कोई स्टोरी आपको अपने बचपन की याद आती है जो जब आपको वापस से वो दोहराते हो दिमाग में तो आपको एकदम से आंसू आ जाते हैं आंखों में? ऐसा भी है कि एक बार पापा थे मेरे साथ। सो मुझे स्कूल जाना था, मैंने कहा मुझे आज 20 रुपीज़ चाहिए। सो मेरे पापा के पास जस्ट 20 रुपीज़ थे उस टाइम पे। एंड मेरे पापा ने मुझे वही निकाल के दिए, कहते ये ले। मैंने कहा मतलब उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पापा क्या करेंगे, पापा कहाँ जाएंगे। बट ये उस वक्त का मसला नहीं है, ये आज तक जो है ना यही टाइम चलता आ रहा है कि अगर मेरे पापा के पास ऐसे ना भी हो ना, पापा मुझे कहते हैं कि इतने बजे मैं तुझे कॉल करूँगा तो यहाँ पे आना, मैं तुझे यहाँ दूँगा। एंड उन्होंने किसी चीज़ की कमी मुझे लाइफ में महसूस नहीं होने दी। सो पूरी लाइफ ही जो है मेरे पापा के साथ। एंड आई एम वेरी इमोशनल। मैं पापा के साथ बहुत ज़्यादा जो है अटैच्ड हूँ, अगर इमोशनल। पापा के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ही यही होगी कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं, जो कि मेरा एम है। सो अभी भी पापा इतने खुश हैं। सो अगर मेरी यूपीएससी क्रैक हो जाए, पापा के लिए उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो आपने नेक्स्ट मतलब यूपीएससी करनी है? जी इंशाल्लाह।
और आगे फर्दर आपने कहाँ पे एडमिशन लेने के ख्वाब हैं, क्योंकि जैसा कि ये सुनने में आपकी अलीगढ़ में भी सिलेक्शन हो चुकी है, जामिया में भी सिलेक्शन हो चुकी है, वहाँ पे जाने के लिए जो आजकल के टाइम में स्टूडेंट तरसते हैं, तो दोनों जगह अगर सिलेक्शन हो गया तो कौन सी पहली प्रेफरेंस रहेगी आपकी? मेरी प्रेफरेंस अलीगढ़ ही रहेगी बिकॉज़ मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड किया, मेरे टीचर्स ने गाइड किया एंड मुझे लगता है कि अलीगढ़ इज़ बेस्ट, सो मैं वहीं पे जाऊँगी। मेरा पहले तो मेरा जो था वो जामिया में ही था बिकॉज़ मुझे लगा था क्या पता अलीगढ़ में सिलेक्शन हो ना हो, बट रिज़ल्ट आ गया एंड टाइम पे एंड नाउ आई सिलेक्टेड कि मैं अलीगढ़ जाऊँगी। सो एम तो मतलब पहले ही 6th-7th में किसी ने कहा था, मेरे टीचर थे एक स्कूल में साइंस के, उन्होंने कहा था कि तू अलीगढ़ जाना, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकती है, वहाँ जा। सो उस टाइम दिमाग में आया था एंड एट दिस टाइम 10th में पहुँच के मेरे पेरेंट्स को कहा, सो मेरे पापा ने मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे कहा कि ठीक है एंड मेरे को एग्ज़ाम दिलवाया वहाँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एंट्रेंस रहे वो मेरे क्वालिफाई हो चुके हैं एंड अलीगढ़ इंशाल्लाह जाना। तो इस्लामिया स्कूल के टीचर्स के लिए या बाकी अपने ट्यूटोरियल के टीचर्स के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहो तो क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया है, स्पेशली मेरे दोनों टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। मतलब प्रॉपर टेस्ट लेना, प्रॉपर गाइडेंस देना, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, सो एवरीथिंग, मतलब जो जिस तरीके से मुझे गाइड किया है उसी तरीके से आगे भी वो बच्चों को गाइड करें बिकॉज़ इसी जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे की लाइफ को बहुत शेप करते हैं एंड जो ये जो टीचर्स हैं हमारे से, कुछ बच्चे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, सो बच्चे को सिंसियर होना चाहिए, टीचर्स अपना 100% देते हैं। सो यही कहना चाहूँगी कि थैंक्स ए लॉट, जितना भी आपने किया, सो वर्ड्स में तो एक्सप्रेस कर नहीं सकती उनका थैंक्स, बट थैंक यू। तो इतने मार्क्स लाने के लिए मतलब क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे? कुछ नहीं, 10th जो है ना दैट इज़ ओनली कंटिन्यूएशन ऑफ 9th जिसने पढ़ ली उसने 10th कर ली। मतलब मैंने तो 9th हमारे लॉकडाउन में गई थी तो कोचिंग वगैरह ली मैंने, बट कुछ छूट ही जाता है, स्कूल की बात ही अलग होती है, कुछ तो छूटा ही था मेरा, तो मेरे को 9th का भी पढ़ना था वेकेशंस में, मैंने वो भी पढ़ा। सो इम्पॉर्टेंट ये है आप रेगुलर टेस्ट दें, टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारे जो स्कूल है उसमें भी टेस्ट रेगुलर हो रहे थे, ट्यूशन में भी रेगुलर टेस्ट जो है अक्टूबर-नवंबर के बाद स्टार्ट हो चुके थे एंड रेगुलर टेस्ट देना, हर चीज़ को बुक रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब क्वेश्चंस पढ़ने हैं बट रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, उसको हर चीज़ को समझना है, इन बुक के अंदर जाना है। सो बुक से हट के जो इंसान पढ़ेगा और अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेगा, बस वही है यहाँ पे लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पढ़ने का टाइम कब निकालते थे? फाइव में राइट, आपका स्कूल यहाँ से आला पीर और बहुत दूर है, फिर वहाँ से स्कूल से घर आना, फिर यहाँ से इंस्टीट्यूशन जाना जो फिर से कामसार में आता है, और शायद आप यहाँ से चल के इंस्टीट्यूशन जाते होंगे, किसी गाड़ी के थ्रू तो नहीं जा रहे होंगे, तो इतना मतलब टाइम कैसे मैनेज कर लेते थे? काफ़ी टाइम तो आने जाने में लग जाता था। जी, एक्चुअली मैं सुबह यहाँ से मेरा सुबह की रूटीन थी, मैं रात को जल्दी सोती थी एंड सुबह जल्दी उठती थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये रूटीन सिखाई हुई है। सो मैं सुबह जल्दी उठती थी नमाज़ के टाइम पे, एटलीस्ट या नमाज़ से थोड़ा टाइम पहले। सो नमाज़ के टाइम पे उठना, नमाज़ एंड ऑल दैट, देन उसके बाद पढ़ना। पहले मुझे आदत नहीं थी, पहले सो जाना था, बट लेटर मुझे समझ में आया कि स्कूल काफ़ी दूर है एंड पढ़ने का टाइम कम होता था, सो मुझे सुबह भी पढ़ना पड़ता था। सो मैं सुबह पढ़ती थी एंड निकलते टाइम रास्ते में भी कभी कभी जो मेरा चलता था, देन वहाँ पहुँच के वहीं से मैं डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूशन जाती थी बिकॉज़ घर आके काफ़ी लेट होता था। सो मैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन, वहाँ से घर आना, देन थक भी जाती थी काफ़ी, बट यहाँ पे थोड़ा रेस्ट एंड ऑल दैट आधे 1 घंटे का, देन उसके बाद पढ़ना शुरू करना एंड रात तक पढ़ना, गोल सेट करना। मतलब दिन का एक गोल होता था, ऐसा नहीं है बिना गोल के पढ़े इंसान, क्योंकि बिना गोल के जब इंसान पढ़ने लगता है तो पता नहीं होता है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। सो गोल सेट करना दिन का एंड उसको अचीव करना, तो वही सबसे बड़ी चीज़ थी। सो टाइम तो निकल ही जाता है अगर इंसान को स्पिरिट हो। आपके वालिद साहब का ये कहना था क्या उन्होंने कर्ज लिया, सूद लिया, उसके बाद आपके स्कूल की फ़ी पे की, कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हिट करती हैं? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिट करती हैं एंड मुझे लगता है कि पापा मतलब ने स्टडीज़ कहा- के दौरान इनका इफेक्ट पड़ रहा था आप पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी पता ही नहीं चला। कभी एक बार, 1-2 बार कभी सुन लिया होगा शायद, बट नहीं पता चला मतलब पापा कि ने। पापा ने आप तक ये बात पहुंचने नहीं दी और आज जाके ये चीज़ एक्सप्लोर हो रही है। मतलब कभी पता चल जाता है, कभी कोई अगर आता था घर पे कि मतलब यहाँ पे ये है, सो बस मतलब उस वक़्त बाकी कभी पता नहीं चला। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आपने बहुत अपने घर वालों का नाम भी रोशन किया, अपने पापा का नाम भी रोशन किया, और उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरह से पढ़ोगे और अल्लाह आपको और मज़ीद कामयाबियाँ अता करवाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी, कोई नहीं, थैंक यू आप लोगों का कि मेरी बात आपने बाहर पहुंचाई एंड मैं वैसे मोटिवेशन बनना चाहती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स। सो इंशाल्लाह ये तो अभी जस्ट एक स्टेप है। मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि ये जस्ट एक तरह स्टेप है टुवर्ड्स योर विक्ट्री। सो इसको एज ए ये मत समझना कि तूने सब अचीव कर लिया, बल्कि अभी तेरा फर्स्ट स्टेप है। सो इसको एज ए कॉन्फिडेंस लेना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। सो ये चीज़ें मुझे बहुत हिट हुई एंड आई रियली वांट टू से कि ये एक उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन ये एक स्टेप है टुवर्ड्स माई विक्ट्री। So inshallah I'll do my better in my future also.
तो नाजरीन, ये थी हमारी छोटी बहन ज़ोया बशीर, जिन्होंने 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टॉप किया। अभी मज़ीद इनसे बातचीत करनी थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुकी हैं और इस वक्त हमें नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा मज़ीद बात करना सही रहेगा। और तमाम बच्चों के लिए ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो बच्चे कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन वो चीज़ें वो हासिल नहीं कर सकते। तो उन तमाम लोगों को, उन बच्चों को देखना चाहिए जिनके पास वो तमाम चीज़ें नहीं मौजूद होती, उसके बावजूद भी वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। उम्मीद है हमें क्या ज़ोया बशीर जो है आगे चल के अपने माँ बाप का नाम और रोशन करेंगे, सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में भी अपने नाम का डंका जो है वो ज़रूर बजाएंगी। तो एक छोटी सी पेशकश टाइपराइटर पे शायरा हुसैन के साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।